गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं विभागीय लेखे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो हम देखेंगे सबसे पहले डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं और इसके उद्देश्य और लाभ क्या है और ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं इसका अर्थ ये है, यदि एक व्यावसायिक संस्थान एक से अधिक गतिविधियों में संलग्न हो या तथा एक से अधिक विभागों में विभाजित हो, तब प्रत्येक विभाग के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन हेतु विभागीय लेखे तैयार किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मोर देन वन डिपार्टमेंट है। मोर देन वन डिपार्टमेंट क्यों है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर में क्लोथ का सेक्शन अलग होता है, ग्रोसरी आइटम्स अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलग होते हैं। तो सबके सेक्शंस अलग अलग होते हैं, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। तो ये जो खाते बनाए जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? विभागीय लेखे। विभागीय लेखे। अब ये विभागीय लेखे जो बनते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? इसके उद्देश्य होते हैं कि जितने भी हमारे विभाग हैं, उन सबका सेपरेटली वर्क परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना। इवैल्यूएशन वर्क रहता है कि हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स से उसमें उसके प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहे हैं, उसकी सेल्स क्या है। तो इस डिपार्टमेंट का अगर हमें परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना है तो हम विभागीय लेखे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है टू रिव्यू द कंपैरेटिव एफिशिएंसी। तीन डिपार्टमेंट है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन डिपार्टमेंट का एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए उनको कंपेयर करेंगे कि कौन डिपार्टमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, उसको चेक करने के लिए भी हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने होंगे। अब थर्ड है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर कोई डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स दे रहा है, कुछ डिपार्टमेंट है वो न्यूट्रल है और कुछ डिपार्टमेंट है वो लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट्स है, तो हम ये प्लान करेंगे कि जो मोर प्रॉफिटेबल है उसको और ज़्यादा प्रॉफिट्स हो। तो उसके लिए क्या हम प्लानिंग करें, क्या उसके लिए ग्रोथ प्लान क्या हम उसमें इनिशिएट करें। दूसरा जो न्यूट्रल है, तो उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। अगर प्रॉफिटेबल बन पाए तो ठीक है, नहीं तो वो हम सेक्शन जो चल रहा है, हमारा जो डिपार्टमेंट चल रहा है, उसको फिर बंद ही कर दें। तो ये डिसीजन भी हम ले सकते हैं। जो लॉस में है उसको हम प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करें। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको इन फ्यूचर बंद करना है डिपार्टमेंट को। तो ये सब डिसीजंस या उन सब डिपार्टमेंट को मोर प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी फॉर फ्यूचर सक्सेस, वो पूरे बिजनेस का डिपार्टमेंट को पहले हम मोर प्रॉफिटेबल करेंगे, उससे पूरा बिजनेस भी हमारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है वो विभागीय लेखे डिपार्टमेंट अकाउंट्स के थ्रू होगी। उसी पे हम देख पाएंगे कि इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस क्या है और जो डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्या एक्शंस लेने हैं। तो विभागीय लेखे के आधार पे होगा सब। नेक्स्ट है टू कंट्रोल ऑन वेस्टेज। अगर कोई डिपार्टमेंट है वो मटेरियल या मनी जिसका भी वेस्टेज कर रहा हो, तो उन वेस्टेज पे कंट्रोल करने के लिए भी हमें विभागीय लेखे को देखना होगा। डिपार्टमेंट अकाउंट्स को हमें चेक करना होगा कि कहाँ वेस्टेज हो रहा है, उन वेस्टेज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उन पर हम कंट्रोल करेंगे ताकि वो डिपार्टमेंट मोर प्रॉफिट जनरेट करें। नेक्स्ट है कि अगर कोई डिपार्टमेंट बहुत एफिशिएंट है या कोई एम्प्लॉयज़ बहुत एफिशिएंट है, तो उसकी एफिशिएंसी भी पता हमें डिपार्टमेंट अकाउंट से ही चलेगी और उनको मोटिवेट करने के लिए हम रिवॉर्ड्स देंगे। तो ये भी हमें डिपार्टमेंट अकाउंट से ही पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल है और कौन सा इफ़िशिएंटली वर्क कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिवॉर्ड्स देंगे ताकि वो मोटिवेशन से और अच्छा वर्क करें। इसके बाद में हम देखते हैं सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब ये है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मतलब डिपार्टमेंट के अकाउंट्स हम बनाएंगे तो उसको बनाने के सिस्टम्स क्या है। तो इसके दो तरीके दिए हुए हैं, एक तो यूनिट वाइज मेथड इकाई के रूप में, नेक्स्ट है कॉलमनर मेथड। यूनिट मेथड में क्या होता है, लाइक तीन डिपार्टमेंट है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। तो उन तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग खाते बनेंगे। जैसे डिपार्टमेंट ए है, उसका ट्रेडिंग P&L अलग बनेगा, फिर बी डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग P&L अलग बनेंगे
और सी डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग P&L अलग बनेंगे। तो तीनों के बार बार खाते बनेंगे ट्रेडिंग P&L। तो बार बार खाते बनाने से क्या होगा, समय श्रम धन तीनों की ही बचत नहीं होगी, तीनों का ही वेस्टेज है इस विधि में। और इसमें क्या होगा, जब डिपार्टमेंट वाइज आप अलग अलग खाते बना रहे हो तो पूरे डिपार्टमेंट का तो खाता बना ही नहीं, तो उसके लिए फिर से आपको एक अलग बनाना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग अगर यूनिफाइज करते हैं तो उसमें ओनली डिपार्टमेंट्स का ही हमें प्रॉफिट्स का पता रहेगा, उसी के हमें एक्चुअल रिजल्ट्स पता रहेंगे। ओवरऑल बिजनेस का जो परिणाम है वो हमें नहीं दिख पाएंगे। तो ये विधि प्रचलित नहीं है, ये विधि पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इसमें समय श्रम धन की भी बचत नहीं हो रही और ये पूरे व्यवसाय का भी एक्चुअल रिजल्ट्स को शो नहीं कर रहा है। और ये कब कब इस पर क्या किया जाता है, हर यूनिट को इंडिपेंडेंट मानकर, यूनिट वाइज मेथड इसलिए इसका नाम है। नेक्स्ट है कॉलमनर मेथड। इस विधि में क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट का एक जॉइंटली अकाउंट प्रिपेयर होता है और उसी अकाउंट में हम कॉलम से उनको सेपरेट कर देते हैं। जैसे इस तरह से एग्जांपल है ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब इसमें क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो पर्टिकुलर्स एंड एक अमाउंट का कॉलम आता है, फिर पर्टिकुलर आता है, अमाउंट का कॉलम आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, जैसे डिपार्टमेंट A एंड B, दो डिपार्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ए को सेपरेट कर देंगे, कॉलम से कॉलम बना देंगे, एंड डिपार्टमेंट बी का कॉलम बना देंगे और इन दोनों का टोटल का भी बना देंगे। इसी तरह से यहाँ किया डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट का टोटल। अगर 3 डिपार्टमेंट है तो एक और कॉलम आ जाता है यहाँ पे डिपार्टमेंट सी का। तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स को कॉलम से हम सेपरेट कर देंगे और इतने से अकाउंट में तीनों डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग P&L बन जाएंगे। तो इस विधि में सभी विभागों के संयुक्त रूप से कॉलम से पृथक करते हुए खाते बनाए जाते हैं, मतलब जॉइंटली बनता है, सेपरेट करके कॉलम में सेपरेट करके अकाउंट्स बन जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि सेपरेट करके डिपार्टमेंट वाइज तो हमने कर लिए अकाउंट्स मेंटेन, यहाँ पे एक टोटल का कॉलम भी लगता है, तो उससे क्या होगा, पूरे बिजनेस का ओवरऑल रिजल्ट भी पता चल जाएगा। यहाँ डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट्स आ जाएंगे और यहाँ पे ये ओवरऑल प्रॉफिट अपने को शो हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक छोटे से अकाउंट में हमें डिपार्टमेंट वाइज एंड ओवरऑल बिजनेस का रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स हमें पता चल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा समय श्रम व धन तीनों की बचत होगी। और ये विधि पॉपुलर है क्योंकि इसके समय श्रम धन की बचत होने वाले गुण की वजह से। तो कॉलमनर मेथड से ही हम इसमें जो भी चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी मेथड को यूज़ करना है, यही पॉपुलर है। नेक्स्ट है, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, लाइक ट्रेडिंग P&L अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें जो भी खर्चे हम डेबिट करेंगे उसको किस तरह से करना है। तो हम देखते हैं खर्चे के कुछ प्रकार होंगे उस व्यवसाय में। खर्चों के आवंटन के आधार, बेसिस ऑफ लोकेशन एक्सपेंसेस। तो इसमें कुछ खर्चे होते हैं। खर्चे कैसे, प्रत्यक्ष खर्चे, संयुक्त खर्चे और ऐसे खर्चे जो कि विभाजनीय नहीं है, जिनको बांटा नहीं जा सकता। तो फर्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो कि उस जो डिपार्टमेंट है उसी से संबंधित है। जैसे डिपार्टमेंट ए है तो कुछ खर्चा ऐसा है जो डिपार्टमेंट ए का ही है, बी का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को उसी डिपार्टमेंट के कॉलम में, उसी डिपार्टमेंट के कॉलम से उसको हम चार्ज करेंगे, डेबिट कर देंगे ऐसे खर्चों को, तो उसी डिपार्टमेंट में वह डेबिट किया जाएगा खर्चा। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त खर्चे, ऐसे खर्चे जो कि सभी डिपार्टमेंट में इकट्ठा खर्च किया जाता है। जैसे कि अगर हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क या जो भी चल रहा है बिजनेस, तो उसमें तीनों डिपार्टमेंट रन हो रहे हैं, डिपार्टमेंट ए बी सी। तो उसमें उस बिल्डिंग का अगर आता है 10,000 रुपये मंथली रेंट, तो उस रेंट को किस बेसिस पे करना है हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट, तो वो खर्चा तो इकट्ठा है, जॉइंटली एक्सपेंडिचर है वो, तो उस कॉमन एक्सपेंस है वो, तो कॉमन एक्सपेंस को किस बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये संयुक्त खर्चे के केस में ये प्रॉब्लम आएगी कि हमें हमें आधार लेना होगा जिस आधार पे हमें खर्चा बांटा जाना है। तो ये आधार क्या होंगे, ये अभी इस टेबल में बताया जाएगा। थर्ड खर्चे हैं ऐसे खर्चे जो कि ना तो प्रत्यक्ष खर्चे, ना तो उस डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, ना ही ऐसे खर्चे जो कि कॉमन एक्सपेंडिचर है, मतलब जिसको बांटा जाना है उस डिपार्टमेंट में। ऐसे खर्चे जो दोनों तरह के नहीं है, वो ऐसे खर्चे होते हैं जो कि बांटे ही नहीं जाते, विभाजनीय ही नहीं होते, ट्रेडिंग P&L में जिनकी कोई एंट्री नहीं होती। ऐसे खर्चे आए जो वित्तीय प्रकृति के, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, फाइनेंशियल नेचर होगा उनका,
या विभाजनीय नहीं है। ऐसे खर्चे आए ट्रेडिंग P&L में तो डेबिट क्रेडिट की नहीं जाती, तो फिर वो कहाँ डेबिट क्रेडिट की जाती है? वो की जाती है जनरल P&L अकाउंट में। ठीक है, जनरल P&L अकाउंट मतलब जो बिजनेस का ओवरऑल P&L अकाउंट होगा पूरे बिजनेस का, उसमें तो वो जनरल P&L अकाउंट में ऐसी आय या व्यय को ले जाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन करेंगे तभी इसमें पता चलेगा इसका। अब हम देखते हैं संयुक्त खर्चे की टेबल नेक्स्ट क्लास में, बेसिस ऑफ अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर